हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरधालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूं। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप यहाँ मुझसे पूछ सकते हैं। जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं वो संबंधित है कश्मीर घाटी से। कश्मीर के केसर के बारे में आपने सभी ने सुना होगा। जहां पर कश्मीर का ये विश्व प्रसिद्ध केसर उगता है, जिन्हें करेवास कहा जाता है, वो करेवा आज खतरे में है। अगर इन करेवास को नहीं बचाया गया तो शायद कश्मीर में आने वाले समय में केसर की पैदावार ही ना हो पाए। तो विस्तार से इस पूरे के पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे। जम्मू कश्मीर के अंदर किसी भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे पब्लिक सर्विस कमीशन है, जुडिशरी है, सब इंस्पेक्टर एग्जाम है, इनके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज studyIQ.com या StudyIQ की ऐप पर आपके लिए मौजूद है। इन कोर्सेज की मदद से आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत शानदार बना पाएंगे। डेफिनेटली इन कोर्सेज में एनरोल करें। किसी भी कोर्स में आप एनरोल करते हैं, ये कोड शुभ 33 इसका जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। इस कोड की मदद से आप मैसिव डिस्काउंट जो है वो StudyIQ के सभी कोर्सेज पे प्राप्त कर पाएंगे। तो कश्मीर में विकास के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर, कश्मीर का जो बहुत ही ज्यादा फर्टाइल एलुवियल सॉइल के डिपॉजिट्स है, जिन्हें करेवास कहा जाता है, उन्हें नष्ट किया जा रहा है। आप शायद आपने ज्योग्राफी जब पढ़ी होगी, उसमें आपने सॉइल्स के बारे में पढ़ा होगा, जिसमें आप जानते होंगे कि एलुवियल सॉइल जो अलग अलग प्रकार की सॉइल होती है, जिसमें एलुवियल सॉइल जो है वो सबसे ज्यादा फर्टाइल सॉइल मानी जाती है। वही एलुवियल सॉइल का एक बहुत ही अत्यधिक उपजाऊ हिस्सा जो कश्मीर घाटी में मौजूद है, जिसे करेवा कहा जाता है, उसे अब नष्ट किया जा रहा है। इस करेवा की इंपॉर्टेंस क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। करेवा शब्द का अर्थ होता है एलिवेटेड टेबल लैंड। एलिवेटेड टेबल लैंड यानी कि जमीन से थोड़ा सा उठा हुआ, ऊपर से समतल, एक टेबल के जैसा स्ट्रक्चर, इसको करेवा कहा जाता है। लेकिन ये सेम शेप, ये तो हमने ऑलरेडी इसके बारे में सुना है, प्लेट्यू जिसे पठार कहते हैं। ज्योग्राफी में जो हमने पठार का कंसेप्ट पढ़ा है, उसमें इस तरीके के पीस ऑफ लैंड को, अब एक एलिवेटेड पोर्शन ऑफ लैंड जो है वो इस प्रकार का होता है। इस एलिवेटेड पोर्शन ऑफ लैंड में जमीन की सतह से ऊपर जो है इस तरीके का उभार देखने को मिलता है, लेकिन ये ऊपर से पॉइंटेड होता है। ये एक ग्रेजुअल एलिवेशन अटेन करता है और उसके बाद डिक्लाइन होता है, एक पॉइंट पे जाकर के मिलता है। इसे हम माउंटेन या हिल कहते हैं। लेकिन एक और इसी प्रकार का ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर होता है जो जमीन से उठा तो होता है, लेकिन ऊपर से वो प्लेन एक टेबल जैसा होता है। इसको कहा जाता है पठार या प्लेटू। तो प्लेटू शब्द का जो है कश्मीरी भाषा में अनुवाद जो है वो करेवा होता है, तो इसे करेवा नाम दिया गया है। ये करेवा इस वजह से प्रसिद्ध है, मैंने आपको बताया कि हाईली फर्टाइल डिपॉजिट्स है ये अलुवियल सॉइल के। फर्टाइल होने की वजह से यहां पर कुछ ऐसी पैदावार होती है जो दुनिया के बहुत कम हिस्सों में हो पाती है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे फेमस कश्मीर का केसर है। कश्मीर घाटी का केसर इस प्रकार के फूलों पे, ये येलो कलर के जो आपको नजर आ रहे हैं, ये दरअसल टुकड़े हैं जिनसे केसर जो है वो ऑब्टेन किया जाता है। इन इलाकों को जहां पर ये केसर उगता है, इन्हें करेवास कहा जाता है। ज्योग्राफिकली ये प्लेट्यूज है, पठार जैसे होते हैं। 13,000 से 18,000 मीटर थिक डिपॉजिट्स ऑफ अलुवियल सॉइल है, जिसमें सैंडस्टोन और मडस्टोन जैसे सेडिमेंट्स हैं। अलुवियल सॉइल है, बीच में सेडिमेंट्स है, जैसे सैंडस्टोन हो गया, मडस्टोन हो गया, ये मिलकर के करेवास जो है वो बनाते हैं। फर्टिलिटी के कारण ये करेवास जो है, दे आर आइडियल फॉर कल्टीवेशन ऑफ सैफरन, आमंड्स, एप्पल एंड सेवरल अदर कैश क्रॉप्स। बहुत सारी ऐसी फसलें जिसमें सबसे प्रसिद्ध है केसर, बादाम और सेब। चाहे केसर हो, सबसे ज्यादा तो करेवास का केसर, कश्मीर का केसर प्रसिद्ध है, कश्मीर के बादाम, कश्मीर का सेब, ये सारे की सारी फसलों की खेती के लिए या अन्य कैश क्रॉप्स की कल्टीवेशन के लिए ये फर्टाइल स्ट्रेच ऑफ लैंड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। जियोलॉजिस्ट का, भूवैज्ञानिकों का मानना है कि करेवास जो है वो करीब करीब 2.6 मिलियन ईयर्स अगो जो है वो बने थे, और 11,700 साल पहले तक ये करेवास जो है वो बन रहे थे। ये करेवास दरअसल प्लेस्टोसीन पीरियड में बनाए गए थे। इस प्लेस्टोसीन पीरियड की ड्यूरेशन क्या है? ये आज से करीब 2.6 मिलियन ईयर्स पहले बना था, और 2.6 मिलियन ईयर्स पहले शुरू हुआ था, और 11,700 साल तक ये प्लेस्टोसीन पीरियड जो है वो चला था। इस प्लेस्टोसीन पीरियड के दौरान ही ये करेवास जो है वो बने थे, ऐसा मानना है भूवैज्ञानिकों का। यानी कि इनका फॉर्मेशन जो है वो काफी पुराना है। जब ये करेवास बने उस समय ऐसा माना जाता है कि कश्मीर घाटी जो है वो पूर्ण तरीके से
एक लेक के रूप में हुआ करती थी। शायद आपने इसके बारे में सुना भी होगा। एक लेक जो है वो हुआ करती थी, जिस लेक को ड्रेन आउट किया गया था ऋषि कश्यप मीर द्वारा, जिनके नाम पर फिर इसका नाम पड़ा था कश्मीर। तो यहाँ पर एक लेक जो है वो हुआ करता था। पूरी की पूरी कश्मीर घाटी जो है वो दरअसल एक झील थी। धीरे धीरे ये पानी जो है वो ड्रेन आउट होता गया। जैसे ही ये पानी ड्रेन आउट हुआ तो कुछ मड डिपॉजिट जो है वो वहां पर रह गए। पानी निकल गया लेकिन मिट्टी के बड़े बड़े ढेर जो है वो वहां पर जम गए। धीरे धीरे वो सॉलिडिफाई होते गए, वो और ज्यादा जमते गए और अल्टीमेटली वो थिक पैचेस ऑफ लैंड बन गए, जिनको नाम दिया गया करेवास। तो क्योंकि बहुत सालों तक ये एक वाटर बॉडी रही, यहाँ पर काफी सारे सैंडस्टोन, मडस्टोन आदि थे, तो एलुवियल सॉइल डिपॉजिट्स, बीच में सैंडस्टोन, मडस्टोन, पानी के अंदर ये पूरा एरिया रहा, जिस वजह से इसके अंदर हर वो न्यूट्रिएंट मौजूद था जो एक अच्छी प्रोडक्शन के लिए चाहिए था। इस वजह से ये करेवास जो है ये आज केसर आदि की खेती के लिए जाने जाते हैं। अब आर्कियोलॉजिकली भी, क्योंकि इतने पुराने समय से ये करेवास जो है वो बने हुए थे, तो इनकी जो आर्कियोलॉजिकल जो पुरातात्विक महत्व था उसको इग्नोर किया गया। इट बिकेम एन अननोटिस्ड हेरिटेज ऑफ कश्मीर। किसी ने भी कश्मीर की विरासत पे ध्यान नहीं दिया, इससे अनजान बने रहे, जिस वजह से ये पूरी की पूरी जो हेरिटेज है ये खराब होना शुरू हो गई और इसको एक आम मिट्टी का टुकड़ा समझ के, एक नॉर्मल पैच ऑफ लैंड समझ के इसमें खुदाई होना शुरू हो गई कंस्ट्रक्शन के लिए। ऐतिहासिक समय में अगर हम जाएं तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता था आर्कियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया, इस विरासत को किसी ने समझा नहीं, जिस वजह से जो लोग थे वो इसको एक नॉर्मल पीस ऑफ लैंड समझ के यहां से खुदाई आदि करना शुरू हो गए। इवन श्रीनगर का जो एयरपोर्ट है वो भी एक करेवा के ऊपर बना हुआ है, जिसका नाम है कारेवा दामोदर। तो ये छोटी छोटी इंफॉर्मेशन जो है वो इंपॉर्टेंट हो सकती है। श्रीनगर एयरपोर्ट की हम बात कर लेते हैं, इससे रिलेटेड सवाल जो है वो काफी बार पूछा जाता है। तो श्रीनगर एयरपोर्ट, जिसे शेख उल आलम एयरपोर्ट भी कहा जाता है, कश्मीर के प्रसिद्ध सूफी सेंट, इस्लामिक प्रीचर और पोइट शेख नूर उद्दीन नूरानी जी के नाम पर श्रीनगर के एयरपोर्ट का नाम शेख उल आलम एयरपोर्ट जो है वो रखा गया है। शेख नूर उद्दीन नूरानी जी, जिन्हें आलमदारे कश्मीर भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि श्रीनगर एयरपोर्ट का नाम यहां पर आया है तो आपसे शेयर करना जरूरी हो जाता है। शेख उल आलम एयरपोर्ट जो कि बनाया गया था शेख नूरुद्दीन नूरानी जी के नाम पर, जो कि एक महान इस्लामिक प्रीचर थे, एक सूफी सेंट थे और पोइट थे कश्मीर के। इन्हें आलमदारे कश्मीर भी कहा जाता था। तो श्रीनगर का जो एयरपोर्ट है, शेख उल आलम एयरपोर्ट जो है, वो भी एक करेवा पे ही, ऐसे ही एक पठार पे बना है जिसे कहा जाता था कारेवा दामोदर। तो इस तरीके से जो है वो पूरा का पूरा करेवास को नुकसान जो है वो पहुंचना शुरू हुआ। रैपिड इंक्रीज इन अर्बनाइजेशन हो रहा था, शहरीकरण बहुत तेजी से हो रहा था, जिस वजह से जरूरत थी कंस्ट्रक्शन की, पीसेस ऑफ लैंड की। और क्योंकि हमने कभी इस हेरिटेज को, इस विरासत को प्रोटेक्ट नहीं किया था, यहाँ पर अर्बनाइजेशन के कारण धीरे धीरे ये डिस्ट्रॉय जो है वो होते चले गए। जो अथॉरिटीज थी, अधिकारी थे, दे फेल्ड टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू सच हेरिटेज साइट्स। ऐसे विरासतीय स्थलों को सुरक्षा जो है वो अधिकारी प्रदान नहीं कर पाए। एक्सकेवेशन, खुदाई जो है वो लगातार मिट्टी की होती रही। अब हमको समझने की बात यह है कि हमको मिट्टी चाहिए थी कंस्ट्रक्शन के लिए। कंस्ट्रक्शन के लिए किसी भी प्रकार की मिट्टी से काम चल सकता था, लेकिन क्योंकि लोगों को पता नहीं था कि जिस मिट्टी का वो इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इस वजह से ये करेवास जो है वो एक्सटिंक्ट होते चले गए। एक बार अगर ये करेवा नष्ट हो जाए तो उसको वापस से रीसेटल जो है, रिस्टोर जो है वो नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसको बनाने में सबसे बड़ा योगदान था यहाँ पर उस झील का जो कश्मीर घाटी में मौजूद थी। अब दोबारा से कश्मीर घाटी में झील थोड़ी ना बन पाएगी। तो एक बार अगर ये करेवास डिस्ट्रॉय हो गए तो ये दोबारा से रिस्टोर नहीं किए जा सकेंगे। इसके अलावा जब भी इन करेवास में खनन किया जाता है, माइनिंग की जाती है, इसके आसपास के जो लो लाइंग एरियाज हैं जहां पर लोग रहते हैं, and constant movement of diesel guzzling trucks causes pollution which leads to respiratory problems। अब यहां पर जहां से ये खुदाई हो रही है तो बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स उड़ते हैं। उसके अलावा खुदाई के लिए यहां पर निरंतर ट्रक्स जो है वो चलाए जाते हैं, ट्रक से प्रदूषण होता है, जिस वजह से इन करेवास के आसपास के जो लोग हैं, एक इंपॉर्टेंट करेवा जो है वो तो नष्ट हो ही रहे हैं, साथ ही साथ इस पूरे के पूरे प्रोसेस में आसपास रहने वाले लोगों को प्रदूषण आदि का सामना करना पड़ रहा है। तो डबल नुकसान जो है लोगों को झेलना पड़ रहा है।
Continuous soil excavation from Karevas has led to extensive siltation of Jhelum river, which then causes massive floods due to rise in water level. आगे मैं आपको बताऊंगा। झेलम नदी जो है वो कश्मीर श्रीनगर से बीचों बीच से होकर के गुजरती है, क्योंकि करेवास से लगातार खुदाई जो है वो होती रहती है। ये खुदाई जो है अल्टीमेटली रनिंग वाटर के साथ फ्लो करके झेलम नदी में पहुंचती है, जहां पर इससे एक सिल्ट की मोटी परत जो है वो जम गई है, एक गाद जो है वो जम गई है। अब क्या होता है, किसी भी वाटर बॉडी के अंदर मान लीजिए इस तरीके से झेलम नदी जो है फ्लो कर रही है, जब इसके अंदर सिल्ट जो है वो जम जाती है तो वाटर बॉडी की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो कम हो जाती है। या मान लीजिए यहां पर दोनों ओर इस तरीके से मोटी परत सिल्ट की जो है वो जम गई है। अब क्योंकि दोनों ओर इस तरीके की मोटी सिल्ट की परत जम गई है, इस वजह से यहां से पानी जो है वो अब उतने फ्लो से नहीं निकल पाएगा। अल्टीमेटली जब पानी का फ्लो बढ़ेगा तो इट वुड बी लेफ्ट विद नो अदर ऑप्शन, ये पानी जो है वो बैंक से बाहर आ जाएगा। जब भी नदी के किनारों से पानी बाहर आता है, उससे आसपास के इलाके में जो है वो फ्लड आ जाता है। यानी कि करेवास के नष्ट होने से श्रीनगर के अंदर फ्लड्स जो है उनमें भी वृद्धि हुई है। यहां पर इस करेवा में सबसे इंपॉर्टेंट है कश्मीर का सैफरन, कश्मीर का केसर, जिसे 2020 में जीआई टैग दिया गया। ये एक प्रकार का मसाला है जिसके थिक स्टिग्मास होते हैं जो डीप रेड कलर के होते हैं। बहुत ही अच्छा इसके सुगंध जो है वो होती है, और इसका एक खट्टा सा जो स्वाद है, कड़वा सा स्वाद इसका जो है वो होता है। इससे कहा जाता है केसर। ये करेवा में उगता है। लाखों के कीमत में ये असली केसर जो है वो कश्मीर का बिकता है। कश्मीर के लोगों की आमदनी का, खासकर वो लोग जो इस केसर की कल्टीवेशन करते हैं, उनके लिए एक बहुत प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम है ये कश्मीरी सैफरन। लेकिन अगर इस तरीके से ही एक्टिविटीज चलती रही तो ये करेवास नष्ट हो जाएंगे। जब करेवास नष्ट हो जाएंगे तो केसर नहीं उग पाएगा। करेवास को प्रयास ये होना चाहिए था अथॉरिटीज का कि इनको प्रोटेक्ट किया जा सके और इनको टूरिस्ट अट्रैक्शन बनाया जा सके, ताकि पर्यटक जो है वो जाकर के देखें कि कैसे केसर उगता है। इस तरीके की गतिविधियां अगर होती तो करेवास को प्रोटेक्ट भी करते, एक एडिशनल रेवेन्यू भी जो है वो बन पाता, और इनको हेरिटेज साइट जो है वो घोषित किया जाना चाहिए था। लेकिन इनकी निरंतर डिस्ट्रक्शन जो है वो होती गई। ये डिस्ट्रक्शन 1990s में शुरू हुई थी, मिड 90s में शुरू हुई थी, जब काजीगुंड बारामूला रेल प्रोजेक्ट जो है वो शुरू हुआ। इसके बारे में हम बात करते हैं। बारामूला तक ट्रेन पहुंचाने का प्रयास, आप जानते हैं हम बहुत बार इसके बारे में बात कर चुके हैं। श्री माता वैष्णो देवी कटरा से लेकर के काजीगुंड तक का स्ट्रेच जो है वो भी तैयार हो रहा है। काजीगुंड से बारामूला आगे ट्रेन चलती है, और कटरा से लेकर के नई दिल्ली और देश के अलग अलग कोनों तक ट्रेन जो है वो चलती है। कटरा से काजीगुंड का स्ट्रेच जो है वो भी बनिहाल स्ट्रेच जिसे कहा जाता है वो भी तैयार हो रहा है। इसी स्ट्रेच में कुछ दिन पहले हमने बात करी थी T49 टनल की, जो कि लॉन्गेस्ट रेलवे टनल होने वाली है। इसके अलावा यहां पर एफिल टावर से भी ऊंचा रेलवे ब्रिज जो है वो बनाया गया है। तो जब इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई, इस प्रोजेक्ट को 3 हिस्सों में बनाया जा रहा था। कटरा से न्यू दिल्ली तक या कटरा से देश के अलग अलग कोनों तक ऑलरेडी नॉर्दर्न रेलवे का नेटवर्क मौजूद है। इसके अलावा कश्मीर घाटी में काजीगुंड से लेकर के बारामूला तक ट्रेन सर्विस जब शुरू करने की बात हुई थी, ये बात है मिड 90s की, उस समय से ही करेवास जो है वो नष्ट होना शुरू हो गई। इस रेल लाइन को बनाने के लिए करेवास से मिट्टी जो है वो ली जाने लगी। दरअसल एलिवेटेड पोर्शन चाहिए होता है जिसपे ट्रेन की पटरी बिछाई जा सके, उसके लिए बहुत ज्यादा मिट्टी की जरूरत थी। ये सॉइल एक्सकेवेशन जो है वो शुरू हुई पाटन, पुलवामा और बड़गाम एरिया में। अब क्योंकि किसी को इसका रेलेवेंस पता नहीं था, तो ये मिट्टी की खुदाई करेवास से होना शुरू हो गई। एक आम मिट्टी की तरह, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि कंस्ट्रक्शन के लिए आम मिट्टी समझ करके करेवा की मिट्टी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया गया। द मक वो मलबा जिससे, अब आपने अगर ट्रेन की पटरी देखी है तो ग्राउंड से हल्की सी एलिवेटेड होती है, एलिवेटेड पोर्शन के ऊपर इस तरीके से ट्रैक जो है वो बिछाया जाता है। ये एलिवेटेड पोर्शन बनाने के लिए मलबे की मिट्टी की जरूरत थी। ये मक, ये मड, ये मलबा कहां से आया? ये करेवास से आना शुरू हुआ। इन ट्रैक्स के लिए जो एलिवेटेड पोर्शन बनाना था उसमें 90% मटेरियल जो है वो करेवास से लिया गया। अल्टीमेटली इससे जो नुकसान है वो पहुंचना शुरू हो गया। मोस्ट रिसेंटली भी यहां पर करेवास को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि रिंग रोड प्रोजेक्ट जो है वो बनाया जा रहा है। रिंग रोड क्या, किसी भी एक शहर को चारों ओर से उसके इस तरीके से रोड का प्रोजेक्ट जो है वो बनाया जाता है ताकि शहर के अलग अलग कोनों को कनेक्टिविटी जो है वो मिल सके। इसे रिंग रोड का नाम दिया जाता है। श्रीनगर में इस तरीके के रिंग रोड का निर्माण जो है वो किया जा रहा है। ये रिंग रोड जो है यहां पर पुलवामा से शुरू होकर के बड़गाम, वुलर लेक, बांदीपुरा, बारामूला तक ये जो है पूरा का पूरा रिंग रोड जाएगा।
अब इस रिंग रोड को बनाने के लिए भी मड की मक की जरूरत थी। अगेन वही प्रॉब्लम, वही मिस्टेक जो है वो रिपीट की जा रही है जो रेलवे ट्रैक बनाने के टाइम पे की गई थी। पुलवामा वो इलाका है जहां करेवाज है, बड़गाम वो इलाका है जहां करेवाज मौजूद है, बारामूला वो इलाका है जहां करेवाज है, बांदीपुरा गांधरबल तक इस पूरे के पूरे रोड को लेके जाना है। तो यहां पर जहां जहां पर आपको इस तरीके की खुदाई के निशान जो है वो नजर आ रहे हैं, ये दरअसल वो एरियाज है जहां पे करेवास को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है मिट्टी लाने के लिए। तो ये एक पुअर कॉल इसको कहा जा रहा है कि हम रोड बनाने के लिए करेवास को नष्ट कर रहे हैं। इसके लिए बहुत सारे जो लोकल्स हैं, जो भूवैज्ञानिक है इस इलाके में, उन्होंने एक ऑल्टरनेटिव जो है वो दिया है। अब हमारी रिक्वायरमेंट रोड बनाने के लिए, हमारी एकमात्र रिक्वायरमेंट है, हमें मड चाहिए, मिट्टी आदि मक चाहिए, मलबा चाहिए। जरूरी तो नहीं है कि सड़क बनाने के लिए हमें करेवा की ही मिट्टी चाहिए। यहां पर एक वुलर लेक जो है श्रीनगर में मौजूद है, काफी बड़ी लेक है। यहां पर वुलर लेक के अंदर काफी ज्यादा सिल्टेशन जो है वो हो जाता है। वुलर लेक और इसके साथ साथ में उसके जो फ्लड चैनल्स हैं जहां से वुलर लेक का पानी अलग अलग हिस्सों में जाता है, ये जो फ्लड चैनल्स और वुलर लेक है इसमें बहुत ज्यादा सिल्टेशन हो जाती है, जिससे सिल्टेशन की प्रॉब्लम मैंने आपको पहले भी बताई कि इससे फ्लड्स की फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ जाती है। तो अगर रोड बनाने के लिए करेवास की मिट्टी के बजाय वुलर लेक की सिल्टेशन जो है वो की जाए, डीसिल्टेशन की जाए, इससे ये जो सिल्ट है इसको बाहर निकाला जाए, और साथ ही साथ जो फ्लड चैनल्स हैं जहां से वुलर लेक का पानी बाहर की ओर जाता है, वहां से अगर ये सारी की सारी सिल्ट को निकालकर इसको एज अ मड, एज अ मक यूज किया जाए तो हमारे करेवास जो है वो बच पाएंगे। लेकिन इस दिशा में ज्यादा काम जो है वो नहीं किया गया है। इस वजह से जो कश्मीर के करेवास हैं वो खतरे में है, और इसके साथ ही खतरे में है उन सभी लोगों का रोजगार, उन सभी लोगों की आजीविका जो इस करेवा पे चाहे बादाम की खेती करते हो, चाहे केसर की खेती करते हो, चाहे एप्पल कल्टीवेशन जो है वो करते हो। आई होप यहां तक हमको चीजें समझ में आई होंगी। सिर्फ कंस्ट्रक्शन कंपनी या अथॉरिटीज ही नहीं, फार्मर्स जो किसान है वो भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है इस पूरे के पूरे मेस के लिए, क्योंकि बहुत बार जब भी कंस्ट्रक्शन आदि की बात हुई, किसानों ने बहुत खुशी से अपने करेवास जो है वो दे दिए कंस्ट्रक्शन साइट्स को कि हाँ जी आप हमारे यहाँ से मिट्टी जो है वो ले जा सकते हैं। उसके बदले में बहुत छोटा मीगर सा एक पिटी सा अमाउंट उनको पे किया जाता था, लेकिन अपने शॉर्ट टर्म गेन के लिए वो अपना एक बड़ा लॉन्ग टर्म नुकसान जो है वो कर रहे हैं। तो कंस्ट्रक्शन कंपनीज के साथ साथ कुछ फार्मर्स जो है वो भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है, और इससे सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा कश्मीर के सैफरन पे, कश्मीर के केसर पे। कश्मीर का केसर जैसे मैंने आपको बताया एक प्रकार का मसाला है जो कि उगाया जाता है, और इसके फूल से केसर जो है ऑब्टेन होता है। इस फ्लावर जिसको कहा जाता है क्रोकस सैटिवस, कॉमनली इसको सैफरन क्रोकस जो है वो कहा जाता है। मैंने स्टार्टिंग में आपको जो तस्वीर दिखाई थी वो है ये क्रोकस सैटिवस। इससे केसर जो है वो प्राप्त किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि पहली शताब्दी में सेंट्रल एशियन इमिग्रेंट्स, मध्य एशिया से आए हुए कुछ लोगों ने कश्मीर में केसर की कल्टीवेशन जो है वो शुरू की थी। यहां पर पामपोर इलाका जो है वो सैफरन बाउल ऑफ कश्मीर कहा जाता है। कश्मीर में सैफरन का बाउल जो है वो पामपोर को कहा जाता है। इसके अलावा बड़गाम, श्रीनगर, किश्तवाड़ आदि वो इलाके हैं जहां पर केसर जो है उगता है। क्यों उगता है? क्योंकि यहां पर करेवास है। और हमने पीछे रोड प्रोजेक्ट की जब मैं बात कर रहा था, बड़गाम, श्रीनगर, ये वो इलाके हैं पामपोर जहां से रिंग रोड के लिए काम जो है वो चल रहा है, या जहां से मड जो है वो लाई जा रही है। तो ये पूरा का पूरा प्रॉब्लम है। पामपोर का सैफरन, मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बताया था इस लेक्चर में कि अगर हम इन करेवास को हेरिटेज साइट जो है वो घोषित कर दे तो इनको प्रोटेक्ट किया जा सकता है। उसी दिशा में पामपोर सैफरन हेरिटेज जो है इसको ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम जो है वो नामित किया गया है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई भी ऐसा एग्रीकल्चरल सिस्टम जो कि इंपॉर्टेंट है, लंबे समय से चला आ रहा है, जिसकी काफी अच्छी आउटपुट है, उसको ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम का नाम जो है वो दिया जाता है। तो पामपोर सैफरन को ये नाम जो है वो दिया गया है। इसके अलावा सैफरन की कल्टीवेशन को लेकर के हमने कुछ दिन पहले बात करी थी। प्रोजेक्ट सैफरन के तहत प्रोजेक्ट सैफरन बाउल, तो प्रोजेक्ट सैफरन बाउल के तहत अब एक प्रयास किया जा रहा है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, क्योंकि यहां पर जलवायु जो है वो कहीं ना कहीं कश्मीर घाटी से मिलता जुलता है। इस वजह से प्रयास ये किया जा रहा है कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अंदर केसर की खेती जो है वो की जा सके। इसके बारे में हमने कुछ दिन पहले बात करी थी। तो प्रोजेक्ट सैफरन बाउल शुरू किया गया था ताकि कश्मीर के अलावा और जगहों पे, खासकर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, केसर की कल्टीवेशन जो है वो की जा सके। आई होप हमको विस्तार से ये पूरा का पूरा आर्टिकल समझ में आया होगा। क्या है करेवास, कैसे बने थे, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों खराब हो रहे हैं, कैसे इनको खराब होने से रोका जा सकता है। जम्मू कश्मीर के अंदर किसी भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, studiiq.com या studiiq की ऐप पर आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल है। किसी भी कोर्स में आप एनरोल करते हैं, कोड शुभ 33 इस कोड का जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। इस कोड की मदद से आप मैसिव डिस्काउंट जो है StudyIQ पर प्राप्त कर पाएंगे। तो डेफिनेटली इन कोर्सेज में एनरोल करें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर।
जय हिंद।